बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा जी मैं आपको वाक्य भेद के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले वर्ण भेद बताया पहली वीडियो में, फिर मैंने शब्द भेद बताया। आज मैं वाक्य भेद बताऊंगी कि वाक्य क्या होता है, ठीक है। और वाक्य के कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। कि पीछे वाली जो वीडियो थी वो इतनी लाइक की गई है कि कमेंट बॉक्स में लिखा भी गया है कि हमें वाक्य के भेद के बारे में भी बताओ। तो आज मैं आपको डिटेल से वाक्य के भेद के बारे में बताऊंगी, ऐसा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाक्य भेद, वाक्य के भेद क्या होते हैं बेटा जी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। हमने पहले वर्ण की परिभाषा पढ़ी कि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके। फिर हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं बेटा जी। कौन कौन से? नंबर 1 सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि सार्थकता क्या होता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। यदि वाक्य है तो उसका अर्थ होना अनिवार्य है, अर्थ तो होगा ही। अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। जैसे कोई वाक्य बोलूँ कि मैं खाना खाती हूँ, सार्थक है सारे शब्द, अर्थ भी इसका प्रयोग तो हो रहा है, तो उसमें सार्थकता होना अनिवार्य है। नंबर 2 योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। यदि अर्थ प्रकट करने की योग्यता ही ना हो तो फिर वो वाक्य कैसा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने चाय खाई, चाय को कोई खाता है? नहीं बनाना ये वाक्य, इसमें योग्यता नहीं है। मैंने चाय पी, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं फिर बोल दूं कि मैंने आम पी, आम पिया जाता है? नहीं, आम का शेक तो पिया जाता है। मैंने आम खाया, तो ये होती है वाक्य की योग्यता। नंबर 3 पे क्या है बेटा जी? आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? यदि हम वैसे सोचें कि आकांक्षा क्या होती है, इच्छा होती है, कामना होती है ना। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे मैं आपको कोई उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे मैं पत्र लिखता है, मैं पत्र लिखता है, क्या हुआ? ये नहीं बना कोई शब्द है। इसी को हम तोड़ मरोड़ के दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। केवल ऐसे बोले कि पत्र लिखता है, क्या पत्र लिखता है? हमें इच्छा होगी कि पत्र क्या लिखता है, कौन लिखता है, क्यों लिखता है, ऐसे आकांक्षा नहीं होगी मन में। पत्र लिखता है, अरे कौन लिखता है? नाम तो हो, राम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, महेश पत्र लिखता है। तो ये क्या होता है बेटा जी? आकांक्षा। जब हमने वाक्य में यूँ इच्छा हो ना कि ये क्या है, इसमें कौन क्या कर रहा है ना, तो वो होती है आकांक्षा। नंबर 4 पे है निकटता। निकटता का मतलब ये आप समझ जाओगे। जैसे मैं आपको यहीं पे कोई बता दूं, वाक्य के भेद 2 प्रकार के किए जाते हैं। मान लो ये कोई वाक्य है और हम इसको ऐसे लिखे, वाक्य के भेद 2 प्रकार से। इतनी दूर दूर यदि हम इसको लिखें तो ये क्या है? वाक्य थोड़ी ना है। तो वाक्य में निकटता का होना भी जरूरी है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। अतः वाक्य में के पद निरंतर प्रवाह के में पास बोले या लिखे जाने चाहिए। नंबर 5 पे क्या है? पदक्रम। पदक्रम को भी समझो बेटा, पद का क्रम होना चाहिए। कोई वाक्य होता है ना, तो उसमें जो शब्द होते हैं उनका क्रम होना चाहिए। कैसे? जैसे वही वाक्य ले लो, राम खेलता है, तो इसका पदक्रम क्या है? राम खेलता है, समझ में आता है। यदि लिख दे है खेलता राम, ये पदक्रम थोड़ा ना हुआ, नहीं हुआ ना। तो वाक्य में पदक्रम का होना भी अनिवार्य है। और नंबर 6 पे लास्ट का है आपका अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, ठीक है बेटा जी।
अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल। और मेल तो आपको समझ में आता ही होगा। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का क्रिया के साथ मेल होना चाहिए, नहीं तो वाक्य अच्छा नहीं लगता है। जैसे बालक और बालिकाएं गई, ये क्या हुआ? बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? बालक और बालिकाएं गए, ये होता है मेल। ठीक है, वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म सब का मेल होना चाहिए, तो ये हुआ मेल कि बालक और बालिकाएं गए। इस प्रकार से वाक्य के ये 6 अनिवार्य तत्व हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग में पढ़ेंगे बेटा जी हम। वाक्य के अंग 2 होते हैं भाई। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? बड़ा आसान है। इससे देखो आप, राम खेलता है, इसमें राम क्या है? उद्देश्य। और विधेय क्या है? खेलता है। जिसके बारे में बताया जाए, ठीक है, आप ध्यान से सुनो, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। कैसे? जैसे राम खेलता है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? राम। तो ये हो गया उद्देश्य। और खेलता है, क्या खेलता है? राम के बारे में क्या बताया गया है? कि वो खेलता है, तो ये हो गया विधेय। तो वाक्य के बेटा जी 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नंबर 3 पे हम अगला पार्ट देखते हैं, वाक्य के भेद। पहले वाक्य के अनिवार्य तत्व पढ़े, फिर अंग पढ़े, अब हम भेद पढ़ेंगे। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर नंबर 1 पे ये है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, इनका मैं आपको डिटेल से वर्णन करवाऊंगी। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब आप समझिए बेटा जी कि विधानवाचक क्या होते हैं। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया की करने का या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, ये विधानवाचक होते हैं बेटा जी। क्या समझ में आया? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले कि क्रिया हो रही है, राम खेल रहा है, नहीं, राम ने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम खेल रहा है, राम नहा रहा है, राम पढ़ रहा है। जहाँ पे क्रिया के होने का पता चले वहाँ पे आसान है ना, विधानवाचक होता है बेटा। दूसरा क्या है? निषेधावाचक। निषेधवाचक, निषेध का तो मतलब ही क्या होता है? मनाही। ठीक है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक कहा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या था? निषेधवाचक। नंबर 3 पे है बेटा जी आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होते हैं? जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का जो ज्ञान होता है वो आज्ञावाचक होते हैं। इसका मैं उदाहरण दूँ, उदाहरण देते ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार जाकर फल ले आओ, ये आज्ञा भी हो सकती है, ये रिक्वेस्ट भी, मतलब प्रार्थना भी हो सकती है, और ये उपदेश भी हो सकता है। जैसे मैंने कहूँ कि बाजार जाके फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञा भी है, प्रार्थना भी है, उपदेश भी है। तो ये हो गए आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक का तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, है ना। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो, है ना, तो प्रश्नवाचक है ये। मोहन कहाँ जा रहे हो,
ये प्रश्नवाचक होता है। आसानी है बेटा जी, नाम से ही जाहिर हो जाता है सारा इनका। नंबर 5 पे इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होते हैं? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, इच्छा जाहिर की गई है ना कि तुम्हारा कल्याण हो। और भी बहुत सारे वाक्य हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी इच्छा जाहिर की गई है। ठीक है। फिर 6 नंबर पे देखो संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, हो गया ना संदेहवाचक, है ना। हाँ, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो गया ना संदेह। हो सकता है आज राम आ जाए, हो सकता है आज मामा जी आ जाएं, हो सकता है आज पापा जी आ जाएं। तो ये होता है संदेहवाचक। नंबर 7 पे देखिए बेटा जी विस्मयवाचक। विस्मय, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूँ, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर फूल है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। और उदाहरण बताऊं, शाबाश तुमने अब की बारे स्कूल टॉप किया है, अच्छा काम किया है। तो ये क्या हो गया बेटा? विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि को व्यक्त किया जाता है। और नंबर 8 पे आखिरी देखिए बेटा जी संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, या पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ये संकेत है बेटा जी, है ना। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, ये संकेत होते हैं बेटा जी। समझ में आ गया होगा ना। हाँ, अब 2 नंबर पे देखिए ये वाला रचना के आधार पर। ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बेटा जी। 3 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सरल वाक्य या साधारण वाक्य। क्या होते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य? क्या होते हैं सरल वाक्य? अभी बताती हूँ मैं आपको, सुनो बेटा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता सरल वाक्य है, उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है। राम खेलता है, सरल वाक्य है, उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक क्या होते हैं इसको भी समझना यहाँ पे अनिवार्य है। और, तथा, एवं, पर, परंतु, या आदि ये जो होते हैं समुच्चय बोधक होते हैं बेटा जी। समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, है बेटा जी? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव के साथ जो जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहते हैं। और समुच्चय बोधक अवयव कौन से होते हैं बेटा जी? जैसे देखो, और, या, तथा, पर, परंतु, इस टाइप से यदि कोई जुड़े होते ना 2 वाक्य आपस में तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। कैसे? यदि मैं आपको इनको उदाहरण दूँ, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और किससे जुड़ा ये? और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा। तो ये होते हैं संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं बेटा जी? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं।
जैसे मैं आपका इसका उदाहरण दूँ, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। ये मिश्रित वाक्य है बेटा, जिसमें कोमा होता है और या पर, परंतु ये वाक्य इसमें भी तो होते हैं, पर इसमें समुच्चय बोधक अवयव से नहीं जुड़े होते। तो जैसे उसने दवा पी, कोमा सो गया। और उदाहरण बताऊं, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। और एक और बताती हूँ, मैं जानता हूँ कि मिश्रित वाक्य को की से भी जोड़ा जाता है बेटा जी, कोमा से भी जोड़ा जाता है, की से भी जोड़ा। की ये छोटी आती है हमेशा, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना आपस में, तो की हमेशा छोटी की मात्रा वाली आती है। ठीक है, क्या कहोगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षरे अच्छे नहीं बनते, मैं जानता हूँ कि तुमसे काम अच्छे से नहीं होता, मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन कामयाब हो जाओगे। तो इस प्रकार से बेटा जी मैंने वाक्य के भेद करवा दिए हैं। पहले वाक्य के मैंने 6 अनिवार्य तत्व करवाए, फिर वाक्य के अंग करवाए, फिर वाक्य के भेद करवाए। भेद में भी जो इनके अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर देखने में छोटा सा दिखता है बेटा जी, पर ये बड़ा ही चैप्टर है और आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। यदि आपको ये वाक्य भेद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर लिखना, क्योंकि पहले जब कमेंट आए तभी मैंने वाक्य भेद की वीडियो बनाई है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा जी।